नमस्कार साथियों, ये जो आपकी जीके जीएस की सीरीज चल रही है, उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपका फर्स्ट रिवीजन हो रहा होगा, तो आप पर डे 50 क्वेश्चन आपके अपडेट हो जाते हैं, जिसमें आपको अपना ही स्व मूल्यांकन करने का मौका मिल जाता है। और जो भी क्वेश्चन आपके पास या सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका डिस्कशन टाइम जो है वो सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में रहता है। तो कोई भी बच्चा हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो या एक्सप्लेनेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो यहाँ आकर क्लियर कर सकता है। यानी ये आप सबके लिए एक तरह से फ्री डिस्कशन है, जिसका कोई पैसा नहीं लगना है। आप यहाँ आकर अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये सीरीज के जो क्वेश्चन है, ये पार्टिकुलर अभी बेस्ड ऑन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम्स के लिए हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन बताते हैं कि आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपनी नोटबुक ओपन करके रखना है और उसमें क्वेश्चन संख्या डालकर आपको देखना है कि आपने उसका क्या सॉल्यूशन दिया है। और जो सॉल्यूशन अगर सही है तो आप सही चेकआउट कर लेंगे, और गलत है तो उस पर गलत मार्क कर लेंगे। फिर बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन पर वर्कआउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक का यानी विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो क्या वो ब्रिटेन है, या मिस्र है, या संयुक्त अरब अमीरात है, या क्यूबा है? तो आप अपना आंसर लगा लीजिए, और आज का पहला और सही आंसर आपने लगा लिया होगा। उम्मीद है आपका आंसर डी आपने सही लगाया होगा। ठीक है, हालांकि आप विश्व बैंक के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपको सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराया है। ठीक है, तो आपने आंसर पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है तो आपने आंसर लगा लिया होगा। क्या वो 10वीं बार फहराया है, या 12वीं बार, या 11वीं बार, या 13वीं बार? तो इसका सही आंसर आपका 11वीं बार। नहीं, इसका सही आंसर 11वीं बार ही है। ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना कि इसका ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये इसलिए मुझे क्योंकि इससे पहले सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार फहराया था। ठीक है, और ये उनके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी शायद फहराया है। तो तीसरे नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। ठीक है, इसलिए आपको आंसर आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन सा राज्य बना हुआ है? ठीक है, तो आपको विजय हजारे ट्रॉफी आपने अभी पढ़ी होगी, अभी 2025 में आपको ये हो चुकी है। तो क्या कर्नाटक ने जीती है, या विदर्भ ने जीती है, या मुंबई ने, या हरियाणा ने? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रनों से हराया था। तो आपने इसका पढ़ लिया होगा एक्सप्लेनेशन, बाकी आप पढ़ लेना। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश पूछा गया। भाई, 5वां देश कौन बना है? तो क्या वो 5वां देश भारत है, या जापान है, या पाकिस्तान है, या चीन है? ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश जो बन गया है वो कौन सा बन गया है। आंसर आपने लगा लिया होगा तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सही आंसर है बी। ठीक है, इससे पहले भारत चौथा है। ठीक है, अमेरिका भी कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही के आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है। ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या वो 6.6% है या 7.2% है या 6.5% है या 4.5% है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा और आपका सही आंसर है ए यानी 6.6%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारिया शारापोवा किस खेल और किस देश से संबंधित हैं। यानी आपको बताना है मारिया शारापोवा कौन सा खेल खेलती हैं और किस देश की खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या वो टेनिस खेलती हैं और रूस की हैं, क्या वो टेनिस खेलती हैं अमेरिका की हैं, या वो फुटबॉल खेलती हैं जो ब्राजील की हैं, या फुटबॉल खेलती हैं स्पेन की हैं। तो इस प्रकार से निकटवर्ती ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसीलिए आपको पढ़ाई बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से करना चाहिए और बिल्कुल गलती ना हो। इसी वजह से हम आपके साथ ये प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं। चलिए, तो आपने आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर क्या है। मारिया शारापोवा जो है टेनिस खेल खेलती हैं और रूस से हैं। तो इसका पहला आंसर ही सही होगा। ठीक है, चलिए अभी आपने देखा होगा 2025 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी इनकी फोटो लग गई है और अमेरिका के दो लोग और हैं जो उनको अमेरिकी ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, उन लोगों की भी लगी हुई है। खैर, आप अपना अपडेशन पढ़ते रहें। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस वर्ष लॉन्च किया गया। यानी जो JWST है यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसको लॉन्च कब किया गया है। क्या 2018 में या 2019 में या 20 में या 21 में। तो आप इसका सही आंसर लगा लेंगे। तो इसका सही आंसर है 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप क्या है, ये आपको पता करना है कि लूप क्या है। क्या एक लूप एक त्रुटि है या निर्देशों का एक समूह है जो बार बार निष्पादित होता है, या एक चर है, या एक डेटा का प्रकार है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। लूप के बारे में हमने बताया हुआ है, इसलिए आपने सही आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, यानी निर्देशों का एक समूह जो बार बार निष्पादित होता है लूप का कहता है। ठीक है, चलिए इसमें लूप भी 2-3 प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया गया है। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताना है। यानी इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य है जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, क्या वो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है, या पाक जल डमरू मध्य है, या नॉर्थ चैनल है, या डोवर जल डमरू मध्य है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है जिसे डोवर जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम कौन सा जल डमरू करता है, तो डोवर जल डमरू मध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, जो क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद है, तो उन क्वेश्चनों का इस पैटर्न में क्वेश्चन आना वर्तमान में स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बच्चों की संख्या ज़्यादा है और वैकेंसी नाम मात्र की यानी थोड़ी बहुत वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसलिए हमारे पढ़ने वाले साथी जो हैं वो अच्छी तरह से मेहनत करें और इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी अभ्यास शुरू करें। ठीक है, तो आपको देखना है कि जलियांवाला बाग पहले हुआ है, या खिलाफत आंदोलन पहले हुआ है, या असहयोग आंदोलन पहले हुआ है,
या गांधी रेवन समझौता पहले हुआ है, या भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ है, या चंपारण आंदोलन पहले हुआ है। तो अगर आपने सभी आंदोलनों को पढ़ा है और इनका कालक्रम आप जानते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि इनमें से सबसे पहले 1970 में चंपारण आंदोलन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं खिलाफत, हाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये, यानी पहले पे अपना बनेगा पांचवा, दूसरे पे बनेगा पहला, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आएगा खिलाफत आंदोलन, यानी फिर आएगा खिलाफत आंदोलन। उसके जस्ट बाद, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है वो 1990 से शुरू होता है, ठीक है, यानी 1919 से 1922 तक चलता है, ठीक है। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन होता है वो 1920 से 22 तक चलता है। तो यानी इसका मतलब पहले शुरू ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे घर पे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार का है, उसके बाद ये दूसरा उसी के बाद आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा गांधी एवं समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी इस प्रकार से। अब 5 1 2, तो 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, 1 नहीं, तो आपका आंसर हाँ 5 1 2, 5 1 2 किसमें है, यानी बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का, या जो भी आपके आंदोलन हो या शासन हो, राजवंश हो, तो उनके राजा भी हो तो उनका कालक्रम आपको अब याद रखना होगा, ठीक है, जिसके लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सही है, ये आपको देखना है। आपने बहुत सारे मंदिर जो आपको स्क्रीन पे है आपको पता होगा इनके बारे में, कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, ये तो मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। क्या अगर आप देखें, चलो मैं बता ही देता हूँ, तिजारा मंदिर कहाँ है, क्या राजस्थान में है, या वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा में है, खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें क्या है, सुमेलित है, तो निश्चित है कि इसमें से 3 तो गलत होंगे, 1 सही होगा, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा में नहीं है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सही बी आंसर, यानी तिजारा मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर हम देखें कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो आपको पता है लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में आ जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, इस मंदिर की बात करें तो ये आंध्रा में है, यानी आंध्र प्रदेश में है। अगर हम देखें खजुराहो मंदिर तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से अगर आपके सभी मंदिर या जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो आपको याद रखना है, उनका क्रम या स्थिति भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो आपका सही तरीका रहेगा, जो एग्जाम में काफी मदद होगी आपको। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, ठीक है, उसे किस हिमालय के रूप में जाना जाता है। जो बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, यानी हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो मेहनत करता है वो मेहनत जानता है, ठीक है। तो आपके साथ जो मेहनत की जा रही है वो आपके भविष्य को बनाने के लिए है, इसलिए आप भी सिंसियर तरीके से पढ़ाई शुरू करें और जहां दिक्कत हो आप हमको बता सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, क्या वो पंजाब हिमालय कहलाता है, या असम हिमालय कहलाता है, या कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय कहलाता है, या कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो आपको पता है कि तीस्ता और दिहांग हमारे पूर्वी भारत में, और पूर्वी भारत का यहाँ पर कोई भी राज्य केवल एक असम हिमालय है, तो सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपने क्रम से और व्यवस्थित तरीके से ज्योग्राफी पढ़ी है, यानी भूगोल का अध्ययन है, यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है उससे संबंधित क्वेश्चन है, यानी आप हिमालय को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन पिछली सीरीज में भी था और मुझे बस यही देखना है
क्या आप इस क्वेश्चन को दोबारा से सही कर पाए या नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। तो आप फिर से बताएं, क्या वो मध्य प्रदेश है, केरल है, उत्तर प्रदेश है या कर्नाटक। बस ये याद रखना, ऑप्शन में हेरा फेरी कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें वो चीज आपसे छोड़ दी जाती है जिसमें सरल, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, निम्न में से। तो बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी जो हम लोग याद कर लेते हैं टॉप पर कि सबसे पहले कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, लेकिन अब एग्जाम में ट्रेंड हो गया कि आपको कम से कम 5-6 देखना है क्रम से, कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। हो सकता है कि पहला दूसरा दे ही ना, तीसरा चौथा में से, तीसरा चौथा पांचवा दे दें और चौथा ऑप्शन दे देने में से कोई नहीं, तब आप परेशान हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको देखना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है, आपको पहले सेम ऑप्शन के साथ बताया गया है और आंसर क्या है, केरल। ठीक है, केरल में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एजार कप या एजरा कप, आप जो भी पढ़ते हैं, निम्न में से किस खेल से संबंधित है। यानी आपसे ट्रॉफी या कप पूछ लिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या एक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग से है, या पोलो से है, रग्बी फुटबॉल से है, या फुट वॉलीबॉल या सीपेक तरीका से संबंधित है। तो आपका आंसर आपने लगा लिया होगा। तो एजरा कप आप जानते हैं पोलो खेल से संबंधित है। अगर आपने आंसर पोलो लगाया है तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है और आता रहता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी गलती नहीं करना है। प्रमुख जो संस्थाएं हैं या समाज हैं, उनमें भी आपको देखना है कि कौन सी संस्थाएं किसने संस्थापित की हैं, यानी उन संस्थाओं के संस्थापक कौन हैं और उसके प्रमुख या लीडर कौन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते। अभी क्या है कि ट्रेंड में अभी जैसे एक समाज या जैसे आर्य समाज के संस्थापक पूछे गए हैं, हो सकता है कि 2-3 आपको सम्मिलित करने के तौर पे दे दें। तो अभी आपसे पूछा गया आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आप बता सकते हैं दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में गलती नहीं करना है और आपका सही आंसर जो है वो दयानंद सरस्वती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल हुआ, यानी शामिल नहीं, यहाँ गलती नहीं कर लेना, एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी। यानी एशियाई खेलों में भारत ने कब मेजबानी की, यानी जिसका एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपने लगा लिया होगा, क्या 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। ठीक है, तो आपको पता है भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 में की थी। तो इसी प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपने इस प्रकार की तैयारी अच्छी कर ली है तो आप इसका आंसर जल्दी से बताएं। स्पाउ नृत्य भारत के किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आपको अच्छी तरह से देखना है, स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या वो कच्छ से है, या लद्दाख से है, या सौराष्ट्र से है, या बुंदेलखंड से है। तो स्पाउ नृत्य का संबंध कहाँ से है, लद्दाख से। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि हाल ही में आपने देखा है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आपको अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि नवीन नवीन चीज़ें यहाँ पर विकसित की जा रही हैं, तो आपको इन पर ध्यान रखना है और यहाँ ये चर्चा में भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे पहले आपने पढ़ा ही था, है लद्दाख की जीआई टैग जो प्राप्त हुआ है पश्मीना ऊन को। ठीक है, चलिए जापान की संसद को क्या कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपने इस प्रकार से जो स्टैटिक जीके में आपने पढ़ा होगा संसदों के नाम, तो जापान की संसद को क्या कहते हैं। क्या स्टॉर्टिजेट बोलते हैं, या पार्लियामेंट बोलते हैं, या फॉल्केटिंग बोलते हैं,
या फार्मेटिंग बोलते हैं या नेशनल डाइट बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको क्लियरली पता चल गया होगा, आपने लगा लिया होगा। और जापान की संसद को वैसे हम सब लोग बच्चे किस तरह नाम से याद रखते हैं, डाइट। अगर इस प्रकार से भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना है, सीधा सीधा आंसर लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वयी धर्म दीन इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का स्थापना या संस्थापना, किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये चीज अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि दीन इलाही किसके द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी, जो कि एक समन्वयी धर्म है। और आपको पता है दीन इलाही, फिर भी आप ध्यान रखें जहांगीर ने की थी या बाबर ने की या अकबर ने या औरंगजेब ने। तो आपको पता है दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक सरल लोलक का आवर्त काल 2 गुना करने के लिए उसकी लंबाई को कितना गुना करना होगा। यानी एक सरल लोलक का आवर्त काल अगर 2 गुना करना है तो उसकी लंबाई को कितना गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। क्या वो आधा करना होगा लंबाई को, या 2 गुना करना होगा, या 4 गुना करना होगा, या कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जब किसी एक सरल लोलक का आवर्त काल 2 गुना करना है तो उसकी लंबाई को 4 गुना कर देना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपने लगा लिया होगा और आपका आंसर ही सही रहेगा, 4 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो आपने कई बार पढ़ा है मुस्लिम लीग के बारे में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्या 1970 में हुई, या 1906 में हुई, या 1914 में हुई, या 1912 में हुई है। तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये क्वेश्चनों को आप तक जो पहुंचाने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन भले ही आपको बहुत आसान लग रहे हो, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ होता है तो आसान लगता है, नहीं पढ़ा होता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप जानते हैं कि चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आप यहाँ पहले बता दें, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अथर्ववेद इस प्रकार से लिखा जाता है, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें चारों वेदों में सबसे पुराना कौन सा है। तो आंसर आपने लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है सी, यानी ऋग्वेद। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे इसके साथ एक्सप्लेनेशन में इन वेदों को इस तरीके से पढ़ना है जैसे वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, चारों वेदों को क्या कहते हैं, 4 में से अगर हम अथर्ववेद को छोड़ दें तो 3 वेदों को क्या कहते हैं। ठीक है, इन वेदों के रचना काल क्या है, इन वेदों के रचयिता कौन है, किस वेद में कितने मंडल हैं। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रखें। किस वेद का उपवेद क्या है, किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार से इंटरलिंकिंग करते हुए आपको पूरी तैयारी अपडेट करके रखना है। क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारे इसके साथ बता दिए हैं, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, भंडार है कि उत्पादन। ठीक है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो क्रोमाइट का भंडार क्या केरल में है, या कर्नाटक में है, या बिहार में है, या ओडिशा में है। ठीक है, तो आपको पता है भारत में क्रोमाइट भंडार कहाँ पर है। अगर आपने आंसर डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 तो आपको वायु संगीतक वाद्य यंत्र यहीं आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या वो तुरही है, या सैक्सोफोन है, या खोल है, या शहनाई है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है नहीं है जो वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है। तो
तो आप जानते होंगे। तो इसमें तुरही, सैक्सोफोन और शहनाई वायु संगीतक वाद्य यंत्र है। इसमें खोल एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर आप इसको नहीं जानते हो तो फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था, ये आपने भारत के जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तब आपको बता दिया गया है। तो आप उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या है? पहले यूरोप महाद्वीप का हिस्सा था, या उत्तरी अमेरिका का हिस्सा था, या अफ्रीका का था, या दक्षिणी अमेरिका का था? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर सही आ गया होगा, क्योंकि भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले अफ्रीका का हिस्सा था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा महासागरीय विस्थापन सिद्धांत। इस बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अभी नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि अपना फास्ट सीरीज है, इसलिए मन तो करता है सारे क्वेश्चन बता दें आपको एक्सप्लेन करके, लेकिन क्वेश्चन अपने इतने भी लेना है कि आपकी तैयारी का एक तरह से रिवीजन हो जाए अच्छा खासा। ठीक है, चलिए बाकी आप हमसे जब जुड़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें मिलती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? यानी अब आपको बताना है कि मोहम्मद यूनुस ने 1983 में किस बैंक की स्थापना की थी। तो यानी यहाँ से सीधा सीधा पता चलता है कि किस बैंक, यानी मोहम्मद यूनुस जो है एक बैंक के संस्थापक हैं, तो वो बैंक कौन सी है ये आपको बताना है। क्या वो ग्रामीण बैंक है, या स्टेट बैंक है, या इंडियन बैंक है, या यूनियन बैंक है? तो आंसर क्या होगा आपका, आपने समझ लिया होगा। तो मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा गलत टाइप हो गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो क्या, वो भाग 4 है, या भाग 3 है, या भाग 2 है, या भाग 1 है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये थोड़ा सा भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, गलतियां टाइपिंग में हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी वो पुस्तक है जो महात्मा फुले ने यानी महात्मा फुले द्वारा लिखी गई है और वर्ष 1873 में प्रकाशित की गई है, जो कि जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है? क्या उसका नाम जाति का उन्मूलन है, या भारत में जाति एवं प्रजाति है, या गुलामगिरी है, या गुलामी की कहानी है? तो आप इन ऑप्शन से भी समझ चुके होंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो, और उसमें जाति व्यवस्था की आलोचना की गई थी, तो वो कौन सी है? गुलामगिरी। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। उम्मीद है आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपके सपने जरूर सच होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने आंसर लगाया है डी की एम फातिमा बीबी, ठीक है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से
बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अभी वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन अपडेटेड हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को हम क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वह क्वेश्चन वही रहते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम में देता है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सतर्कता रखनी है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ये देखो क्वेश्चन वही चीज है, फिर से उस चीज को अपडेट करके पूछा गया है। तो आपको पता है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, जिसका नाम क्या है? क्या वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, या विश्व बैंक है, या ए और सी दोनों है? तो आपका आंसर आपने लगा लिया होगा। आपको पता है कि इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इन संस्थाओं की या संगठन की कल्पना की गई थी। तो आपका आंसर, सही आंसर आपका डी होगा। ठीक है, यानी ए और सी दोनों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, यानी आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि गुजरात के बड़ोदरा में स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? क्या वो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, या गतिमान विश्वविद्यालय रखा गया, या गतिशील विश्वविद्यालय रखा गया है, या गतिहीन विश्वविद्यालय रखा गया है? तो ये तो निश्चित है कि गतिहीन तो किसी कंडीशन में हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ गति शक्ति या गतिमान या गतिशील ये थोड़ा शब्द लग रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने इनमें से आंसर दिया है ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR आपको अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? यानी जो अभ्रक खदानों में जो बाल कम आयु के 14 साल से कम आयु के भी बच्चे काम करते थे, ठीक है, उनको बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है, यानी घोषित किया गया है। तो अब मुझे आप बताएं कि वो अभ्रक खदान है किस राज्य में है, तो उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? क्या वो झारखंड को, या राजस्थान की, या उत्तर प्रदेश की, या हरियाणा की? तो आपको पता है कि जो अभ्रक खदानें हैं वो झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया। तो अभी हाल ही में ये सारे आंकड़े आप देखते रहेंगे और पढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार, ध्यान रखना, पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? क्या वो जेनी एयरपेन बेक हैं, या अरुंधति रॉय हैं, या मोहम्मद सलेम हैं, या चेतन भगत हैं? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, उम्मीद है आप आंसर क्लियर कर लें। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति रॉय को चुना गया है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको ये चीज याद रखना चाहिए। ठीक है, तो BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन क्या सूरत में किया है, या मुंबई में किया है, लखनऊ में किया है, या बेंगलुरु में किया है? ठीक है, तो BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन, अगर आपने आंसर डी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर
कौन सा स्थान हासिल किया है? एथेनॉल आप जानते ही हैं, जो पेट्रोल में मिश्रित करने का भी लक्ष्य है 20% का, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? क्या पहला है या दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? जल्दी से आप आंसर लगा लें। और भारत का इथेनॉल उत्पादन में तीसरा स्थान है। अगर आपने सी आंसर लगाया है तो आप सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थीं? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है, तो अच्छी तरह से आप ध्यान रखें। क्या 592 रियासतें थीं, या 565 थीं, या 582 थीं, या 500 रियासतें थीं? ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें शामिल थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हल्दी घाटी युद्ध या लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपको सीधा सीधा डेट, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप अपडेट करते रहें और गलती ना कर लें। हल्दी घाटी की लड़ाई क्या 1756 ईडी में लड़ी गई थी, 1764 में लड़ी गई, 1776 में लड़ी गई, या 1761 में लड़ी गई? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा कि आप जानते हैं 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूरोप में यूरो मुद्रा जो ओवानिस्ट यूरोपीय मुद्रा है, इसको कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से सोच समझ के लगाना है, क्योंकि डेट है क्या जनवरी 1999 में, या जनवरी 2003 में, जनवरी 2005 में, या जनवरी 2002 में? ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यूरोप में जो ओवानिस्ट यूरोपीय मुद्रा यूरो है, उसको जनवरी 1999 में अपनाया गया था। तो जिसने ये आंसर लगाया है वो बंदा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरुमल राय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो सीधा सीधा आप वंश और संस्थापक से क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। क्या वो तुलुप वंश के संस्थापक थे, या संगम वंश के संस्थापक थे, या सालो वंश के संस्थापक थे, या अराविडू वंश के संस्थापक थे? तो आपको पता है तिरुमल राय जो थे वो अराविडू वंश के संस्थापक थे। आपको ये वैसे आपको पता है कि संगम जो काल है या संगम वंश है, उसमें ये 4 वंश ही थे। ठीक है, तो इसका भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केवल द्रव्यमान पर, या केवल वेग पर, या द्रव्यमान और वेग दोनों पर, या द्रव्यमान, वेग और ऊंचाई पर? तो आप अच्छी तरह से बताएं, सोच समझ के आंसर लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आपने आंसर सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति का समर्थन करती है? तो आपको इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं या कंटेंट है उस पर आपको अपडेट करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन कौन सी घटना करती है? क्या वो प्रकाश विद्युत प्रवाह है, या क्रॉम्पटन प्रवाह है, या ध्रुवीकरण है, या कृष्णिका विकिरण है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और आपको पता है प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन ध्रुवीकरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित करता है? ये आपको अच्छी तरह से सोच समझ के आंसर लगाना है। ठीक है, मनी बिल शब्द दिया गया है, तो क्या वो आर्टिकल 109 है, या आर्टिकल 113 है, आर्टिकल 115, या आर्टिकल 110? ठीक है, तो मनी बिल को परिभाषित किसमें किया गया है? सीधा सीधा आंसर है 110। ठीक है, अगर जिनने 110 आर्टिकल पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अच्छी तरह से ध्यान रखें, इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या वो हरि भाई पटेल थे, या श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, या लक्ष्मीकांत झा थे, या सत्येंद्रनाथ टैगोर थे? तो आपको पता है कि इंडिया के पहले
जो सिविल सर्विसेज पास करने वाले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने आंसर डी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितना परसेंट जीतना अनिवार्य है? ये आपने देखा होगा और आप जानते हैं अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो उसी से संबंधित आप रिलेट करके ये क्वेश्चन अपडेट करके रखें और पूरी तैयारी में पूरी मेहनत करें। तो क्या उसे 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने परसेंट जीतना है? क्या वो 2%, 10%, 5% या 6%? ठीक है, तो आपका सीधा सीधा आंसर है 2%। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ें। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई थी। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था। तो क्या बताना है सही? वो आपको सही पता चली गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, 51 से 56 चली थी, सबको पता। तो अगर आपको भी पता है और आपने सही आंसर लगाया है तो आप ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे विश्व कप क्रिकेट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्या वो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में होगा, या दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, या वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा, या यूएई और सऊदी अरब में होगा? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में वर्ष 2027 का आईसीसी वनडे विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा होता है? अच्छी तरह से आप पढ़े हुए हैं। तो मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम से हुआ है? क्या वो एमाइलेज है, या पेप्सिन है, या लाइपेज है, या माल्टेज है? तो क्या है आंसर? आपने आंसर लगा लिया होगा। तो मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से यानी पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आंसर अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? यानी आपको ध्यान रखना है SGSY, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? क्या 1999 में, या 2000 में, या 1991 में, या 1995 में? ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों से या असम के मठों में विकसित हुआ है? तो आपको बढ़िया आपने आंसर देखते ही समझ में आ गया होगा। क्या असम के मठों में विकसित हुआ है वो कौन सा नृत्य है? क्या वो कुचिपुड़ी है, या सत्रिया है, या कथक है, या भरतनाट्यम है? तो आपने जो पढ़ा है तो आप जानते हैं असम के मठों में जो नृत्य है यानी विकसित हुआ है वो है सत्रिया। ठीक है, तो अगर आपने जो आंसर सत्रिया लगाया है तो बिल्कुल आप सही हैं। और ऑप्शन पर टेंशन नहीं लेना, रेलवे कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही देता है। ठीक है, कभी ए नीचे होगा, बी ऊपर होगा, सी इधर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो क्वेश्चन का आंसर सही पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तैयारी जो चल रही है, अभी हमने कुछ बेसिक टर्म्स वाले क्वेश्चन अपडेट किए हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग दिन पे दिन क्वेश्चनों का लेवल और बढ़ाते चले जाएंगे। आप उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, इसलिए हम आपके लिए छोड़ते हैं एक आपका क्वेश्चन। ठीक है, जो कि जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी आपके लिए जो क्वेश्चन है बताना है मलेशिया की मुद्रा क्या है।
तो कमेंट में आप इसका जवाब दे सकते हैं कि मलेशिया की मुद्रा क्या यूरो है या क्वाचा है या पेसो है या रिंगिट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।